गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ मनोज बत्रा। मैं आप सब स्टूडेंट्स के लिए भगवान से कामना करता हूँ कि आपका मोराल इन दिनों बहुत अच्छा रहे, आप पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आएँ और आप टारगेट कर रहे होंगे 80+ मार्क्स के लिए। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे मन से और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मोराल आपका अप होगा, और अगर मोराल अप नहीं है तो याद रखिए, एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में क्या फ़र्क होता है। चोट दोनों को लगती है। एक बंदा चोट लगते ही तुरंत उठ खड़ा होता है और दूसरा बंदा चोट लगने के बाद काफी देर तक चोट के साथ पड़ा रहता है। जो बंदा चोट लगते ही तुरंत उठ खड़ा होता है वो सक्सेसफुल वाली श्रेणी में चला जाता है। जितनी देर तक आप चोट के साथ पड़े रहोगे उतनी दूर आप अपने लक्ष्य से होते जाओगे। अगर आपने जो टारगेट सेट किया, अगर वो आपका पूरा नहीं हुआ, फिक्र मत कीजिए, दोबारा पूरी गति से, पूरे वेग से फिर कोशिश में लग जाइए। क्योंकि अगर कभी कोई असफलता मिलती है, असफलता सफलताओं की सीढ़ियों में बस एक चरण मात्र होती है। असफलता हमें यह सिखाती है कि हम सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे। जैसे आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं और अगर गिर जाते हैं बीच में, क्योंकि आपने 3 स्टेप एक ही बार में, 3 लैडर्स को एक ही बार में चढ़ने की कोशिश की, इस वजह से आप गिर जाते हैं। तो क्या गिरने के बाद दोबारा उठकर फिर कभी ना चढ़ोगे, या फिर सही स्टेप्स 1 बाय 1 स्टेप आप फॉलो करके फिर आप चढ़ेंगे। इसलिए असफलता मिलती है तो मान लीजिए कि हमारी प्रिपरेशन में, हमारी प्लानिंग में कहीं खोट था। इसका मतलब ये नहीं रुक जाना है, चलते रहना है, आपको बढ़ते रहना है, आपको पूरे मन और पूरी शक्ति और पूरे वेग के साथ दोबारा फिर अपनी इच्छा शक्ति बटोर के फिर प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में सिर्फ यही एक हौसला होता है, यही डिफरेंस होता है कि एक हौसला, एक उम्मीद, एक नई किरणों से दिखती है और फिर वो फिर प्रिपरेशन में लग जाता है। तो इन शब्दों के साथ मैं अब एक टॉपिक आपको दिखाने जा रहा हूं। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे एक क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं। क्वेश्चन करा तो नहीं रहा, लेकिन जो गलती मैंने देखी बच्चों को पेपर दिया गया करने के लिए, वो मैं बता दूं। देखिए, एक स्मॉल स्केल का एक क्वेश्चन दे रखा है आपको। देखिए, दिया है स्मॉल एंड कंपनी, अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स। ऐसे वर्ड्स अगर लिखे हुए दे कि एक स्मॉल एंड कंपनी, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ये हो सकता है आपको दिग्भ्रमित करने के लिए हो। चाल में मत फंस जाना कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो लिख ही दिया। आपको अभी डिटरमाइन करना है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के क्वेश्चन में आपको पहले ये देखना होता है कि आपसे कौन सी लिमिट पूछी गई है। 400 लाख वाली लिमिट पूछी गई है या फिर 150 लाख वाली लिमिट पूछी गई है। तो इसमें पढ़ते हैं अभी, हालांकि इसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लिख दिया था, शायद ये धोखा ही हो, ये मृग तृष्णा ही है। डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी फॉर एग्जम्पशन। एलिजिबिलिटी फॉर एग्जम्पशन, एलिजिबल है या नहीं ये निकालना है। ऑन वैल्यू ऑफ क्लियरेंस
फॉर द फाइनेंशियल ईयर 12-13। हमें निकालना है 2012-13 के लिए क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। इतने ही लाइन से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये 400 लाख वाली लिमिट पूछी गई है या 150 लाख वाली लिमिट। यहीं पे कुछ बच्चे असर्टेन करने में ही नाकामयाब हो गए। इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 8/2003, मतलब ये 8/2003 एसएसआई का एग्जामिशन नोटिफिकेशन नंबर है जिस पे पूछा गया है। अगर किसी को नहीं समझ में आया अभी कि ये आपसे 400 लाख वाला लिमिट पूछ रहा है कि 150 लाख वाला, चिंता की बात नहीं है। अभी आप आगे चलिए। अगर डेटा आपको 12-13 का ही मिला या डेटा 11-12 का मिला, ध्यान रखना क्या देखना है। अगर आपको डेटा मिलता है 11-12 का और 12-13 के लिए पूछा गया है, इसका मतलब 400 लाख वाली लिमिट पूछी गई है, क्योंकि 400 लाख हमें प्रीवियस ईयर में चेक करना होता है। अगर प्रीवियस ईयर में उसकी वैल्यू, उस यूनिट की वैल्यू 400 लाख या इससे कम हो तो उसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोला करते हैं, राइट। अच्छा, तो यहां पे 12-13 के लिए पूछा है। फिर पढ़ते हैं, पहली लाइन में लिखा टोटल वैल्यू ऑफ क्लियरेंस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 11-12 इंक्लूडिंग वैट 50 लाख, ये दे रखा है 870 लाख टोटल वैल्यू ऑफ क्लियरेंस। और फिर 11-12 की बात कर रहा है, तो कौन से ईयर की टोटल वैल्यू बताइए? 11-12 की। पूछ कौन से ईयर के लिए रहा था? 12-13 के लिए। तो कौन सी लिमिट पूछी है? 400 लाख वाली। तो सबसे पहले ये असर्टेन करना होता है कि ये आपसे 400 लाख वाली लिमिट पूछ रहा है या फिर 150 लाख वाली। दूसरा, आपको ये ढूंढना होता है एसएसआई वाले क्वेश्चन में, आपसे डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन पूछा गया या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या कि आपको टोटल वैल्यू दे रखी है क्या, हमें क्या करना है। देखो, 400 लाख वाली लिमिट में कुछ चीजें ऐड होती हैं, कुछ चीजें ऐड नहीं होती। आपने ऐसा याद कर रखा होगा। अगर डायरेक्ट तरीके से पूछा गया, फिर आपको पॉइंट्स दे रखे होते हैं, उनमें से देखना होता है कौन सा 400 लाख में आएगा। बस उनको हम लिख लेंगे और उनका टोटल कर देंगे, फिर देखेंगे 400 लाख से कम है या ज्यादा है। और जब आपको टोटल वैल्यू दे रखी होगी, इसका मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूड है, जो आना चाहिए वो भी ऐड है, जो नहीं आना चाहिए वो भी ऐड है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक एक करके लेस करना पड़ेगा। हम उनमें से एक एक करके लेस करना होगा जो नहीं आने चाहिए। जो आने चाहिए वो तो ऐड हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन में ऐसे ही कर रखा था, उन्होंने इसे डायरेक्ट मेथड से कर दिया। उन्होंने जो जो आना चाहिए बस उनको ऐड करके दिखा दिया, क्वेश्चन गलत हो गया। तो आपको क्या करना है, टोटल वैल्यू दे रखी है तो इसमें सब कुछ इंक्लूड है। जैसे इसमें वैट इंक्लूड है, भाई वैट तो हटाना ही पड़ेगा। हमें तो अभी ये डिटरमाइन करना है कि एक्साइज लगेगी कि नहीं लगेगी। तो एक्साइज वैट कुछ भी इंक्लूड हो वो तो हमें हटाना ही पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे वैट इंक्लूड है तो वो हमें हटाना पड़ेगा, 50 लाख वो हमें हटाना होगा। फिर आप देखेंगे हमारे पास टोटल एक्सपोर्ट दे रखी है, इसमें नेपाल भूटान वाली 200 है और वैसे टोटल एक्सपोर्ट 500 है। कौन सी आनी चाहिए? नेपाल भूटान वाली आनी चाहिए, वो ऑलरेडी ऐड है क्योंकि टोटल वैल्यू दी थी। वो 200 इसमें ऑलरेडी ऐड है। क्या नहीं आना चाहिए? अदर एक्सपोर्ट नहीं आनी चाहिए। नेपाल भूटान वाली एक्सपोर्ट को होम कंजप्शन माना जाता है, इसलिए वो आनी चाहिए, वो ऐड है। तो हमें क्या हटा देना होगा? हमें 300 इसमें से हटा देना होगा। तो आप 870 में से पहले तो 50 हटाएंगे, फिर 300 हटाएंगे, फिर 300 हटाएंगे। अच्छा, इसमें फिर आपके पास जो गुड्स दे रखे हैं ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में बेचे गए, डीम्ड एक्सपोर्ट, इसे आप माना करते हैं तो डीम्ड एक्सपोर्ट भी नहीं आती, ये भी ऐड है, इसे हटाना पड़ेगा, लेस करना होगा। जॉब वर्क दो नोटिफिकेशन का दे रखा है, एक 8494 214/86, दोनों ही जॉब वर्क आपको हटाने पड़ेंगे। जॉब वर्क भी 400 लाख में नहीं आते हैं, तो ये हमें हटाने होंगे, ठीक है।
फिर एक क्लियरेंस दिया तो हमने हटा दिया यहाँ से 870 में से 50, पहले वैट हटाया, 300 हटाया, और फिर डीम्ड एक्सपोर्ट वाला हटाया, और फिर इसके बाद में जो वर्क वाला हटाया। अब लास्ट पॉइंट बचा कि हमने गुड्स क्लियर की हैं, ब्रांड नेम ऑफ अदर है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री है। ब्रांड नेम ऑफ अदर भी 400 लाख में नहीं आता, लेकिन ये ब्रांड नेम ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री है, ये एक्सेप्शन है। ये ब्रांड नेम ऑफ अदर होने के बाद भी 400 लाख में आता है, तो ये ऑलरेडी ऐड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं। हम टोटल वैल्यू से चले हैं, उसमें सब कुछ ऐड था, जो नहीं आना चाहिए वो भी ऐड था, जो ऐड होना चाहिए वो भी ऐड था। तो हमें सिर्फ उन्हीं को लेस करना है जो उसमें ऐड नहीं होने चाहिए। मेरा पर्पस सिर्फ इस क्वेश्चन को कराने का यही था, जिसमें मुझे ये बताना था, एक तो वैट कुछ बच्चों ने नहीं हटा रखा था, वैट हटेगा, और इसके अलावा कुछ बच्चों ने 150 लाख वाली लिमिट सोच ली थी निकालनी है, वो गलत था। तीसरा पॉइंट इसमें वो ये इसमें हमें ये ढूंढना था कि ये टोटल वैल्यू है, ये डायरेक्ट मेथड नहीं है। टोटल वैल्यू थी, इसलिए हमें जो चीज़ें ऐड नहीं होनी चाहिए वो हमें एक एक करके लेस करनी थी। तो ये 3 चीज़ें हमें इसमें कंसीडर करनी थी। फोर्थ नोट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो क्या, वर्किंग नोट लगाने हैं। आपको इन सब के वर्किंग नोट लगाने हैं, क्या लेस किया, क्यों लेस किया, उसका रीजन आपको साथ में वो देना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए उम्मीद करते हैं आप अच्छी प्रिपरेशन करेंगे ऐसे। ऑल द बेस्ट, उम्मीद करते हैं हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई क्लिप में। तो आज से मैं आपके पास कुछ ऐसी क्लिप्स मोटिवेशनल प्लस किसी कंसेप्ट के बेस पे ये आपको मिलती रहेंगी हमारी साइट पे एज वेल एज फेसबुक आईडी पे। थैंक यू सो मच।